नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी का पुस्तक है आरोह का तीसरा अध्याय। पुस्तक है आरोह का तीसरा अध्याय है अपने कुंवर नारायण जी, जो कि नई कविता के रचयिता माने जाते हैं। तो इनके द्वारा दी गई जो दो कविताएं हैं, एक तो कविता के बहाने और दूसरी है कि बात सीधी थी पर, हम इसका अनुवाद करेंगे, इसको समझेंगे। तो आइए देखते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। यहाँ पे कवि कह रहा है कि कविता क्या है। कविता के बहाने इन्होंने क्या बोला है कि आज के समय में जो है नए नए यांत्रिकी प्रयोग के कारण जो कविता का मूल अस्तित्व है वो खोता जा रहा है। तो इसमें कवि ने तुलना की है, किससे? चिड़िया से, फूल से, मनुष्य से। कविता की क्या की उन्होंने? तुलना की है। तो किस प्रकार की है देखिए कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि क्या कह रहा है कि कविता क्या है? उड़ान है। किस पर? जैसे चिड़िया उड़ती है। चिड़िया कैसे उड़ती है? अपने पंखों के सहारे। चिड़िया कैसे उड़ती है? पंखों के सहारे। तो अब आप सोचिए कि कविता कैसे उड़ती है। तो कविता कैसे उड़ती है? कवि के विचारों और कल्पनाओं के माध्यम से क्या करती है? कविता उड़ती है। ठीक है, कल्पनाओं या विचारों रूपी पंखों की सहायता से। तो अब आप ये सोचिए कि वो नन्ही चिड़िया कविता की उड़ान को भला क्या जाने, यानी कविता कैसे उड़ती है इस बात का महत्व भला नन्ही चिड़िया कैसे जान सकती है। क्यों? क्योंकि चिड़िया कहाँ तक उड़ती है? बाहर से लेकर भीतर तक, यानी घर से बाहर और बाहर से घर। इस घर से लेकर उस घर तक चिड़िया की उड़ान कैसी होती है? सीमित होती है। चिड़िया की उड़ान कैसी होती है? सीमित होती है। जबकि कविता की उड़ान कैसी होती है? असीमित होती है। तो कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया भला क्या जाने। तो कवि यही पे कह रहा है कि इसमें कवि की कल्पनाएं असीम, अनंत, देश, काल, अलग अलग स्थितियों की वो शामिल करता है उसके अंदर, अपने भी विचारों को, भावों को। तो इस प्रकार के वो संपूर्ण धरती पर ही नहीं, धरती पर क्या पृथ्वी, क्या आकाश तक, वहाँ से शब्द लेकर उसमें कविता में इन शब्दों को पिरोता और कविता बनाता है। तो कह रहे, तो यही पे कवि ने यही स्पष्ट किया है कि कविता की इस प्रकार ये बिना पंखों के उड़ने का महत्व भला वो चिड़िया की उड़ान से नहीं की जा सकती। यानी हम कविता के उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान के साथ में नहीं कर सकते हैं। तो इनमें समानता क्या बताई है? जैसे यहाँ पे अगर प्रश्न आता है कि क्या समानता, असमानता क्या है? समानता तो क्या है कि कविता अपने कवि के विचारों और कल्पनाओं के पंख के सहारे उड़ती है और चिड़िया भी अपने पंखों के सहारे उड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार के ऐसे प्रश्न होते हो। तो अब यहाँ पे देखिए कि इसमें भाषा कौन सी होगी अपने, कि हिंदी खड़ी बोली भाषा, जैसे सरल सहज शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो सरल सहज शब्दावली युक्त यहाँ पे क्या है? हिंदी खड़ी बोली भाषा है। और इसके अंदर क्या है देखो, ये देखो प्रश्न चिन्ह आते हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रश्न चिन्ह आते हैं तो उसको प्रश्नात्मक शैली भी बोलते हैं, प्रश्नात्मक शैली और प्रश्नात्मक अलंकार भी। ठीक है, और अलंकार। ठीक है, जब इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह कविता के अंदर प्रयोग में किया जाता है या पाठकों से पूछा जाता है। तो अब कविता एक उड़ान है या कविता की उड़ान, कविता भला उड़ती है क्या? यदि सही अर्थों में देखा जाए तो नहीं उड़ती है। तो कविता के पंख लगा उड़ने के माने, और इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपके? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक। और इसके अलावा कविता उड़ सकती है क्या? नहीं। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार। ठीक है, कविता को एक साधारण चिड़िया की तरह उड़ते हुए बताया है तो मानवीकरण अलंकार। और इसकी भाषा कैसे हो गई? सरल सहज शब्दावली युक्त खड़ी बोली भाषा।
ठीक है, गुण कौन सा हो जाएगा आपके इसमें? प्रसाद गुण। ठीक है, हो गया। अब आगे देखिए, अगले पैरे में किससे तुलना कर रहा है ये? फूल के माध्यम से। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे इसने कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि ने क्या कहा है कि कविता खिलती है यानी प्रकाशित होती है, किस प्रकार? फूलों के बहाने। यानी फूल किस प्रकार खिलते हैं, यहाँ पे कविता की तुलना फूलों से पूरी तरीके से नहीं की जा सकती, समानता बताई है कि फूल भी खिलते हैं तब अपने आसपास की जगह को महकाता है, कि यानी कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, नहीं जान सकता। जैसे कविता की उड़ान को नन्ही चिड़िया नहीं जान सकती, उसी प्रकार कविता कैसे खिलती है इसको भला वो फूल क्या जानेगा। क्योंकि फूल खिलता है तो अपनी खुशबू को वो कहाँ तक महकाता है, कहाँ तक बिखेरता है? बाहर से लेकर भीतर तक, इस घर से लेकर उस घर तक। ठीक है, यानी उसकी सुगंध, अपनी वो खुशबू कहाँ तक बिखेरता है? अपने आसपास के क्षेत्र में। जबकि जो कविता जब खिलती है, अब यहाँ खिलना में यमक अलंकार भी है, वो कैसे होता है मैं बताती हूँ। बिना मुरझाए महकने के माने, यानी बिना मुरझाए, जैसे फूल तो एक बार के लिए खिलता है और फिर समय अनुसार वो वापस मुरझा जाता है, ठीक है, और उसकी सुगंध भी धीरे धीरे उसके मुरझाने के साथ में नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे कवि ने पूछा है कि बिना मुरझाए हुए भी महकने का महत्व भला फूल क्या जाने, यानी वो भी नहीं जान सकता। यानी कविता की तुलना फूल के खिलने से भी नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो अनंत समय तक, चीर पर्यंत तक अपने रस के द्वारा वो महकाती रहती हैं। तो यहाँ खिलना क्या हो जाएगा? प्रकाशित होना। क्या हो जाएगा? प्रकाशित होना। सॉरी, इस खिलना का मतलब है प्रकाशित होना, और इस खिलना का मतलब होता है रचना करना। ठीक है, तो यहाँ पे यमक अलंकार है। यमक अलंकार है, प्रश्नात्मक अलंकार है ही है आपके, और सरल सहज युक्त, शब्दावली युक्त हिंदी खड़ी बोली भाषा है। ठीक है, फिर देखिए तीसरे पैरे में क्या किया है? यहाँ बिल्कुल समानता बताई है कवि ने। कैसे? बिल्कुल मनुष्य के साथ में तुलना की है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, यानी बच्चों के माध्यम से कवि ने कहने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार बच्चे कोई भी जातिगत किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं देखते हैं, बाहर से लेकर भीतर तक, इस घर से लेकर उस घर तक, सभी घरों को एक कर देने के माने, यानी एक कर देने का महत्व कौन जानता? बच्चा ही जानता है। आप भी आपने भी देखा होगा कि मोहल्ले के आसपास के सभी घरों के बच्चे एक दूसरे को साथ में जोड़कर चलने वाले हैं, यानी खेल के द्वारा वो अपने सभी भेदभाव भुलाकर, अमीरी गरीबी जातिगत भेदभाव, इन सभी भेदभाव को भुलाकर वो क्या करते हैं? खेलते हैं। तो ऐसी एकता यानी ऐसा सामंजस्य करने की असीम शक्ति किस में होती है? बच्चों में। और बच्चों के माध्यम से कवि ने किसको श्रेष्ठ बताया है? मनुष्य को। एक यहाँ पे कृति है, देखो, पक्षी तुम पुष्प सुंदर लेकिन अति सुंदर मनुष्य तुम सबसे सुंदरतम। मनुष्य को सबसे सुंदर बताने का प्रयास किया है यहाँ पे कवि ने। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे कविता की तुलना किसके साथ की गई है? बच्चों के साथ में की, यानी बच्चों के खेल के समान है बिल्कुल। जिस प्रकार बच्चे बिना रोक टोक के खेलते हैं, उसी प्रकार कविता भी अनंत तक, देश काल, अलग अलग जगह के श्रोताओं तक, अब सभी को वो क्या करती है? प्रभावित करती है। और कविता में व्यक्त भावों और विचारों को पढ़कर पाठकों के मन परिवर्तन होते हैं, और वो क्या करते हैं? अपने भीतर का भेदभाव भुलाकर एकता के सूत्र में अपने आप को पिरोते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है कि बच्चा भी स्वभाव से सरल होता है, और बच्चे के साथ ही कविता की क्या की जा सकती है? तुलना की जा सकती है। तो इस प्रकार यहाँ पे यह भावार्थ हो गया आपके। जहाँ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी भाषा आपकी वही है, हिंदी खड़ी बोली भाषा। भाषा कौन सी है यहाँ पे? हिंदी खड़ी बोली भाषा। ठीक है, जिसमें आप सरल सहज साहित्यिक लिख सकते हो। गुण आपके कौन सा है? गुण कौन सा होगा इधर? प्रसाद गुण। कौन सा होगा? प्रसाद गुण। ठीक है, फिर यहाँ पे सब गर्द, यहाँ देखो अनुप्रास अलंकार की वहाँ दूसरी जगह भी हुई है,
लेकिन फिर भी यहाँ अच्छे से आया है कि बच्चों के बहाने, तो अनुप्रास अलंकार। ठीक है, हो गया यहाँ पे क्लियर यहाँ तक। अब आइए देखिए अगली कविता क्या है कि बात सीधी थी मगर यहाँ पे कवि ये एक संदेश देने का प्रयास करता है कि हमें अपनी बात हमेशा सीधे और सरल शब्दों में आगे वाले को कहना चाहिए। जो अपनी भाषा होती उसी में कहना चाहिए। उसको भाषा के चक्कर में, प्रभावपूर्ण बनाने के चक्कर में क्या होता है कि हम अपनी बात रख नहीं पाते हैं और उसका महत्व ना आगे वाले को समझ में आता है, ना हम अपनी बात को पूरी तरीके से स्पष्ट कर पाते हैं। तो आइए देखिए कि बात सीधी थी पर एक बार, कवि कह रहा है कि एक बार मैं मेरी बात कहने वाला था, जो वो बात एकदम सीधी थी, सरल थी, लेकिन भाषा के चक्कर में मैं उसको प्रभावशाली भाषा के प्रयोग के साथ व्यक्त करना चाहता था, लेकिन भाषाई प्रयोग के कारण, उसमें अलग अलग भाषा के शब्दों के प्रयोग के कारण वो कैसी हो गई, आकर्षण के बजाय कैसी हो गई, जरा टेढ़ी फंस गई। टेढ़ी फंसना मतलब वो कैसी हो गई, महत्वहीन हो गई। कैसी हो गई, महत्वहीन। ठीक है, फिर कवि कह रहा है कि महत्वहीन हो गई वो बात, तो मैंने क्या किया कि उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। कवि कह रहा है कि मैंने उसको वापस सही करने के लिए, यानी उसको सरलता, जो उसकी सरलता नष्ट हो चुकी थी, जो उसका महत्व खोता जा रहा था, उसको बचाने के लिए मैंने उसको क्या किया, उल्टा पलटा यानी संशोधन करना। मैंने क्या किया, भाषा में संशोधन किया। तोड़ा मरोड़ा यानी शब्द बदलना, तोड़ना मरोड़ना, शब्दों को शब्द बदलना। ठीक है, फिर घुमाया फिराया यानी वाक्य रचना में शब्दों को इधर उधर करना। ठीक है, तो इस प्रयास में क्या प्रयास किया था कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए, कि या तो ये बात बन जाए या फिर भाषा से क्या हो जाए, पूरी तरीके से बाहर आ जाए, सरलता बनी रहे। लेकिन क्या हुआ कि इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। यानी भाषा की क्लिष्टता, जैसे क्लिष्टता यानी जो शब्दों का मैंने भाषाई प्रयोग किया था, शब्दों को इधर उधर तोड़ा मरोड़ा, फेरबदल खूब किया। ज़्यादा फेरबदल करने के कारण मेरी बात कैसी हो गई, पेचीदा हो गई। पेचीदा होना मतलब क्लिष्ट होना, क्लिष्ट होना, रसहीन हो जाना, क्लिष्ट होना या रसहीन हो जाना। केवल दिखावटी स्वरूप उसमें दिखाई दे रहा था, तो वो और भी ज़्यादा क्या हो गई, बात मेरी उलझ गई सरल बनने के बजाय। तो कवि यहाँ पे सीधे सरल शब्दों में क्या कहने का प्रयास कर रहा है कि हमें अपनी बात कैसे कहनी चाहिए, एकदम सीधे सीधे शब्दों में कह देना चाहिए। और कवि अब कह रहा है, आगे क्या कह रहा है देखो। अब भाषा को कहने के चक्कर में उन्होंने वो कर तो लिया था क्या कि भाषाई प्रयोग, अलग अलग भाषा के शब्दों का प्रयोग। तो इस चक्कर में कवि कह रहा है, देखो मुहावरे युक्त प्रयोग, भाषा का प्रयोग किया उन्होंने कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। मैं अब तक क्या कर रहा था कि मुझे बात को कहने में कौन कौन सी मुश्किलें आ रही थी, उस मुश्किल को मैं बिना धैर्य से समझ नहीं रहा था, समझे बिना। मैं पेंच को खोलने की बजाय, कवि कह रहा है कि मैं पेंच को खोलने की बजाय, यानी उसकी सरलता को समझने की बजाय कि भी वो सरल कैसे हो सकती है, इसका जो कसाव कहाँ से है, उसको मैं कैसे इस कसाव को ढीला करूं, यानी कैसे उसको धैर्य के साथ में मैं उसको स्पष्ट करूं, उसको करने की बजाय मैं उसको और मुश्किल करता जा रहा था, उससे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि मैं नए नए उसके अंदर प्रयोग करता जा रहा था। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कवि कह रहा है कि इस तरीके से जब मैं शब्दों को इधर उधर रख रहा था, करने का प्रयास कर रहा था, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये भाषाई प्रयोग कर रहा है, ये एक प्रकार का तमाशा हो रहा है। और इस प्रकार से वो कवि को क्या कर रहे थे, झूठी शाबाशी दे रहे थे और वाह वाह कर रहे थे। और इस चक्कर में कवि अपनी बात के साथ ही क्या कर रहा था, उलझ रहा था। यानी कवि को यहाँ पे उसकी सारी मुश्किलें क्या थी कि उसने कठिन भाषा का प्रयोग कर लिया था। सरल भाषा को कहने के लिए कैसी भाषा का प्रयोग कर लिया, सरल भाषा के स्थान पर
कठिन भाषा, मुश्किल कौन सी थी? कठिन भाषा की। और इस कठिन भाषा को धैर्य से समझे बिना कवि क्या कर रहा था? उस कठिनता को सरल करने की बजाय उसको और भी अलग अलग तरीके के क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग वो कर रहा था, जिसके कारण और भी कैसी हो गई थी यहाँ पे कवि के लिए, और भी वो उलझती चली जा रही थी। ठीक है। और यहाँ तमाशबीन आप सोचोगे किसके लिए आया है? तो तमाशबीन पाठक है, श्रोता है, जो आलोचक होते हैं कवियों की, जैसे कवि दूसरे होते हैं, वो उनके लिए। तो अब आगे देखिए क्या होता है कि फिर क्या हुआ कि बात को आपने कठिनता से रखा, तो आप क्या सोचोगे, क्या उसका कोई सही अर्थ निकलेगा? बिल्कुल ही नहीं। क्या होता है आखिर में कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कभी कह रहा आखिर में वही हुआ जिसका मुझे डर सता रहा था। क्या कि जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मतलब होना मतलब बात का अर्थहीन हो जाना, अर्थहीन हो जाना। ठीक है। तो उसी प्रकार कवि को क्या हुआ कि परिणाम ये हुआ कि वो सारी कैसी हो गई? अर्थहीन हो गई, और वह भाषा में बेकार ही घूमने लगी थी। भाषा में कैसी हो रही थी? बेकार ही वो पूरी तरीके से घूमने लगी थी। यानी कवि की बात किस में उलझ में रह गई? भाषा के प्रयोग में ही उलझ कर रह गई थी। ठीक है। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह पर क्या कर दिया? ठोक दिया। कवि कह रहा कि फिर हार कर अंत में मैंने उसको क्या कर दिया? यानी जब आप पेच को कसते जा रहे हो, ये देखो चूड़ियाँ होती है, ये चूड़ियाँ होती है। अब इसको यदि आप कसते जा रहे हो, कसते जा रहे हो, कसते जा रहे हो, तो ये क्या होंगे? ये पेच धीरे धीरे मर जाते हैं। बेतरीके से कसते हैं तो मर जाते हैं, तो वो क्या करेंगे? फिर उसके अंदर ही घूमने लगते हैं। तो कवि कह रहा है मेरी बात भी कुछ इसी तरीके भाषा के प्रयोग में बेकार घूमने लगी, तो मैंने थक हार कर उसको क्या किया? एक ही जगह पे मैंने उसको ठोक दिया। तो जब इस तरीके से ठोका तो अब तक बात भी क्या कर रही थी? देखो क्या कर रही थी कि ठोक दिया तो आपको वो कील ऊपर से एकदम से एक दिखने में तो एकदम से सटीक लगता है, लेकिन जैसे आप उसके ऊपर कोई वजन डालोगे तो ये कील नीचे आ जाती है। नहीं, कवि कह रहा है कि मेरी भी बात उस भाषा के अंदर यहाँ फंस के रह तो गई थी। दिखने में जरूर कविता दिख रही थी, बात दिख रही थी, लेकिन उसमें किसी भी तरीके का क्या नहीं था? बल नहीं था, अर्थ नहीं था। यानी तो ऊपर से तो क्या लग रही थी? ठीक ठाक लग रही थी, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था और न ही ताकत। कवि कह रहा कि उसके अंदर ना तो किसी भी तरीके का कोई मजबूती थी, ना ही किसी प्रकार का अंदर ताकत था। क्यों? क्योंकि जो भावहीन भाषा थी, भाषा उसकी कैसी हो गई थी? भावहीन भाषा के कारण उसका सारा सौंदर्य, आकर्षण वगैरह जो पाठकों को रस उत्पन्न देने वाला हो उसमें नहीं रहा। अब आगे देखिए बात क्या कहती है। बात जो अब तक एक शरारती बच्चे की तरह क्या खेलती है क्या? नहीं, लेकिन यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो कि बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। कभी कह रहा अब तक वो बात जो मुझसे एक शरारती बच्चे की तरह, जैसे शरारती बच्चे को एक जगह से नहीं बिठाया जा सकता है, कुछ इसी प्रकार का मेरे साथ में भी हुआ कि बात को मैं क्या कर रहा था? एक यानी मन के भाव उसको एक शरारती बच्चे की तरह परेशान करने लगे थे। कवि कह रहा है कि अंत में मुझे पसीना पहुँचते देखकर इस तरीके के जो मैंने इतने प्रयोग किए थे और इस इतने प्रयोग के कारण उन्होंने, कवि कह रहा है कि मुझे पसीना आने लगा था और मुझे पसीना पहुँचते देखकर बात ने मुझे क्या पूछा? क्या कवि होते हुए भी तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? यानी क्या एक कविता की रचना कैसे की जा सकती है कि सरल भावों के साथ ही या सरल सहज ग्राही भाषा का प्रयोग करके ही कविता की रचना की जा सकती है। क्या आपने वो नहीं सीखी है? यानी सहज से बरतना का मतलब जो भी बात अपने को कहनी है, जो भी अपने को कहनी है, तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? भावों के अनुकूल होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरीके से कि आपको इतना ज्ञान है आपके अंदर, आपने इतना पढ़ रखा है, इस तरीके का यदि हम अपने अंदर ले लेते हैं तो अपने अंदर क्या आ जाता है? बनावटी तरीके से हम अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं अलग अलग भाषा के प्रयोग से, जो कैसी हो जाती है? वो क्लिष्ट बन जाती है और आगे वाले को समझ में नहीं आती है। ठीक है।
आगे यहाँ तक समझ में? तो ये बिंब प्रधान शैली और मुहावरे युक्त शैली का प्रयोग करके कवि ने सुंदर रचना दी है। अब आगे देखिए कि कविता के साथ प्रश्न उत्तर को देखिए, अभ्यास साथ साथ में कर लेते हैं। इस कविता के बहाने बताइए कि सब घर एक कर देने के माने कौन जानता है या क्या है? तो सब घरों को एक कर देने का महत्व, इसका अर्थ क्या होता है कि भेदभाव मिटाकर सब एक समान हो जाना, एकता के सूत्र में बंध जाना। तो यहाँ पे कि भाई कविता के बहाने यहाँ पे जैसे बच्चों को इसका जरिया बताया है कि बच्चे ही सारा भेदभाव मिटाकर सभी घरों को एक कर देते हैं, उसी प्रकार कविता में भी व्यक्त भावों और विचारों को पढ़कर समस्त भेदभाव को पाठक अपने भीतर के दुखों को भुलाकर वो मानवता के एकता के सूत्र में बंधता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए कि उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? तो यह उड़ने का माध्यम तो हो जाएगा कि कविता कैसे उड़ती है, कवि के भावों और विचारों कल्पनाओं के सहारे वो उड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे उड़ने का संदर्भ क्या हो जाएगा कि वो दूर दूर तक लोगों को प्रभावित करती हैं। यहाँ कविता की रचना की गई है तो प्रकाशित होने के बाद वो दूर दूर तक क्या करती हैं, लोगों को प्रभावित करती है, वहाँ तक पहुँचती है। और खिलने का संबंध क्या हो जाएगा? ऐसे तो फूल के लिए तो खिलने का संबंध क्या हो जाता है, विकसित होना, लेकिन यहाँ पे इसके लिए क्या आएगा कि प्रकाशित होना। तो यहाँ पे कविता के संदर्भ में यही है कि प्रकाशित होती है तो वो दूर दूर तक अपने लोगों को क्या करती है, आनंदित अनंत समय तक करती रहती है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, कविता और बच्चे को समांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? तो कविता और समान रखने का कारण सबसे बड़ा यही है कि मनुष्य को यहाँ पे सबसे पक्षियों से भी और पुष्प से भी यानी फूलों से भी, प्रकृति से भी श्रेष्ठ यहाँ पे मनुष्य को बताने का प्रयास किया गया है। क्योंकि कवि जिस प्रकार बच्चे खेल खेल में सभी घरों को एक कर देने का महत्व जानते हैं, उसी प्रकार कविता भी सभी के भीतर का भेदभाव मिटाकर सबको एक कर देने का महत्व रखती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखिए, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? यानी यहाँ पे कवि ये कहने का प्रयास कर रहा है जैसे कविता एक खिलना है, फूल के बाण है, यानी फूल जब खिलते हैं तो अपनी खुशबू से अपने आसपास के वातावरण को महकाते हैं, लेकिन वो जब मुरझाते हैं तो उसके मुरझाने के साथ में भी उनकी जो महक होती है, जो खुशबू होती है, वो उनके साथ ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन कविता की जो महक है, यानी जो कविता का रस है, वो अंत समय तक बना रहता है, वो कभी भी पुरानी नहीं होती हैं। इसलिए यहाँ पे कवि ने इसका ये प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 5, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? कि भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय है कि कवि को हमेशा भावों के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कभी भी क्लिष्ट या अप्रिय शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देखिए कि बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। तो वो कैसे हो जाती है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को सीधे सरल शब्दों में कहना चाहते हैं और बात कोई ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती है, लेकिन हम जब अपन अलग अलग भाषा अलग अलग जैसे लाइक लैंग्वेज का प्रयोग कर लेते हैं, अंग्रेजी का भी डाल दिया, हिंदी का भी डाल दिया और संस्कृत का डाल दिया, और जो दूसरे शब्द आप मारवाड़ी के जानते हो आपने वो डाल दिया, तो पांडित्य उसको बोलते हैं, अपना प्रदर्शन करना। तो जब इस प्रकार के यानी भावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग नहीं करके अलग तरीके से बनावटी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उसके कारण जो जो बात का महत्व होता है वो खत्म हो जाता है। इसके कारण यानी अक्लिष्ट भाषा के प्रयोग के कारण सीधी बात कैसी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। प्रश्न संख्या 7 देखिए कि जैसे यहाँ पे बात यानी कथ्य के लिए नीचे विशेषताओं का दिया गया है बिंब या मुहावरों का। तो बात की चूड़ी मर जाना, जैसे बात की चूड़ी मर जाना अर्थात बात का प्रभावहीन हो जाना। बात की पेच खोलना, तो बात को क्या करना, सहज और स्पष्ट करना। शरारती बच्चे की तरह खेलना, यानी बात का पकड़ में नहीं आना।
पेच को कील की तरफ ठोक देना यानी बात में कसावट का न होना, बात बन जाना यानी कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बन जाना। ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब आगे देखिए आसपास में कि बात से जुड़े बहुत सारे मुहावरे हैं, तो कुछ मुहावरों का प्रयोग करके आपको लिखना है। तो बात बिगड़ जाना, बातों का धनी होना, ये इस प्रकार के मुहावरे हैं, वो आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे व्याख्या पूछी गई है, व्याख्या को आपको जो समझाया गया है, जो कविता समझाई गई है वहाँ से आप कर सकते हैं। आधुनिक युग में जो आगे देखिए कि आधुनिक युग में कविता की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए, यानी आज के युग में विज्ञान और तकनीकी है, ये अपन किस में जी रहे हैं। आज का जो समय है उसमें अपनत्व, सहनशीलता, भावुकता, जो इमोशनल अपन बोलते हैं, इनकी कमी होती जा रही है। विषय वस्तुओं के साथ साथ इसका भी परिवर्तन होता जा रहा है। तो यूँ कहे कि यदि कविता की नैसर्गिकता यानी जो कविता का मूल मूल्य है वो यदि बना रहे तो उससे काफ़ी हद तक लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। ठीक है, फिर है कि चूड़ी, कील, पैच आदि मूर्त उपमानों के माध्यम से कथ्य की अमूर्तता को साकार किया है। समृद्ध और संप्रेरणीय बनाने में बिंबों और उपमानों के महत्व पर परिसंवाद आयोजित कीजिए। कि आपने जब अपन ने कविता पढ़ी है तो कविता में ये इस प्रकार के जो ये देखो इनका ये क्या है, मूर्त माने जाते हैं। उपमान के माध्यम से अमूर्तता, तो यानी चूड़ी के माध्यम से बात को या कील के माध्यम से बात की कसावट, पेच के माध्यम से बात की सरलता, यानी कुछ ऐसे शब्दों का जो प्रयोग करते हैं तो जो कविता के अंदर कविता की जो समृद्धता है, संप्रेषणीयता है, वो एकदम पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाती है और पाठक को अच्छे से समझ में आ जाती हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए आपसदारी में जो मैंने पहले बोला था कि सुंदर है सुमन, फूल भी सुंदर है, विहक सुंदर, पक्षी भी सुंदर है, लेकिन मानव तुम सबसे सुंदर। ये किसने कहा है? सुमित्रा नंदन पंत जी ने प्रकृति की तुलना में मनुष्य को अधिक सुंदर और समर्थ क्यों बताया है? क्योंकि मनुष्य यदि अपने आप में समर्थ बना रहेगा तभी वो देश को समृद्ध बना सकता है, संगठित बना सकता है। तो इसीलिए कवि ने किसको? मनुष्य को श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे आपके ये संपूर्ण ये पार्ट कंप्लीट होता है। तो आप कैसे नहीं समझ में आए तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए, साथ में बने रहने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।